नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा के सियासी दंगल की। वोट डल चुके हैं, अब सबको इंतजार है 8 तारीख का। 8 तारीख को बीजेपी तीसरी बार या अब की बार बाहर, ये बड़ा एक चल रहा है कि हैट्रिक या हिट विकेट। बहुत सारी चीजें आप इस समय देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्या रहा, किसका रहा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके चलेगी। लेकिन सबका फोकस है कि बहुमत किसको मिलेगा या गठजोड़ की सरकार बनेगी। तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। और बड़ी रोचक बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, किसी मित्र से पलवल में, कि क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, तो पता नहीं, वो कह रहे थे कि चाय की दुकान से लोग मंत्रिमंडल ही बना डाले अभी तक, तो कि ये लोग मंत्री बन सकते हैं। अभी तो रिजल्ट का इंतजार करिए, तब मंत्रिमंडल बनाइएगा। चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं आदित्य कांति जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से रश्मि अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ पूरी चुनावी पारी खेली है इन्होंने, और सुरेंद्र पंगाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो लगातार जन टीवी के साथ में टच में रहे। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लग रहा है, अब तो अब बस जोड़ बाकी गुना भाग में लग गए होंगे लोग, ईवीएम में कैद हो चुका है भाग्य, ये तो पिटारा 8 को खुलेगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, पूरी तरह से अब सारे प्रत्याशी और जो भी बड़े लीडर्स हैं सब पूरी तरह कयास अपना अपना कयास लगाने में जुट गए हैं। और अभी प्रथम दृष्टा में प्रथम उस समय ऐसा लग रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ प्लस, और यहाँ वोटिंग भी बड़ी जबरदस्त हुई है। कई क्षेत्रों में तो 5 से 80 तक की जाने की संभावना है। नूह हुआ, इधर मेवात में बड़ी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। अभी वोटिंग चल ही रही है, 7, 7:30, 8 बजे तक जो अंदर चले गए। तो प्रथम उसमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल कांग्रेस शायद सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत से बनाने की ओर बढ़ रही है। निश्चित रूप से 45 प्लस कांग्रेस को सीट आती हुई नजर आ रही है। आधार क्या लगता है आपका प्रमोद जी की, आधार क्या लगता है? आधार देखो, आधार यहाँ एक तो मेन रहा जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का मुद्दा रहा। जो किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को विरोध, प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया, बड़ा विरोध करना, विरोध सहना पड़ा। और मतलब लोगों ने मुखर होकर बड़ा जबरदस्त तरीके से, पंजाब के किसान भी आ गए थे गाँव में, और बड़ा जो विरोध था उससे क्या है कि माहौल ऐसा बन गया शहरों में भी कि भाई इनका विरोध हो रहा है, ये तो आ नहीं रहे। तो जो एक हवा का वोट होता है 15, 20, 25%, वो वोटर भी शायद हल्का सा शहरों में छिटका है। ऐसी स्थिति है। ऐसी बात नहीं कि निर्दलीय नहीं जीत रहे, इन्हें लोग के भी 4-5 सीट के यहाँ आसार है। बहुजन समाज पार्टी की एक सीट तो लगभग पक्का है, सडोरा पिंकी छप्पर नाम से है उनकी, तो लगभग पक्का लग रहा है कि वो शायद सीट जीत जाए। दूसरा उनके अटेली में राविंद्रजीत सिंह की बेटी के सामने भी बहुजन समाज पार्टी के ठाकुर अतर सिंह वो है, वो बहुत जबरदस्त मुकाबले में है, बहुत कांटे की टक्कर है उसमें भी दोनों की, बहुजन समाज पार्टी की जो इनेलो से गठबंधन है। और दूसरा क्या है कि यहाँ एक जो ये 2 लाख वोट नौकरियों का जो चलाया, 2 लाख की, भाई हम इतनी नौकरियां इस तरह से देंगे कि इस तारीख को निकले रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आपको ज्वाइन कराएंगे पूरी तरह से। तो युवाओं में थोड़ा सा, और फिर तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की तो होती है, कोई भी सरकार हो, थोड़ा बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी मतलब झेलनी पड़ती है उसको। और फिर लास्ट टाइम में जो एकदम मुख्यमंत्री बदला, खट्टर जी को जैसे बदला उन्होंने, तो इतना नायब सैनी जी को कम समय मिला तो वो इतना वो कर नहीं पाए। तो कई कारण जो रहे वो नजर आ रहे हैं। चले, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आदित्य कांत जी का रुख करना चाहूंगा। रश्मि जी जवाब देने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन मैं रश्मि जी आऊंगा आपके पास में। आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा। सर, क्या लग रहा है अभी आपको? ये तो एग्जैक्ट पोजीशन तो मुझे लगता है कि 8 का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले भी लोग प्रयास, एग्जिट पोल्स भी अपना काम करेंगे। तो क्या लग रहा है, चुनाव कांटे का था या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए जी, चुनाव तो योगेंद्र जी, जो बात हम देख रहे थे कि अभी इसको ऑन द फेस ऑफ इट तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखा जा रहा था। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि जो कह रहे थे कि कांग्रेस की बहुत जबरदस्त हवा बनी है, उस बारे में बात हो रही थी। लेकिन कुछ इवेंट्स हुई जिससे ऐसा लग रहा है कि उस एक्सटेंट तक जो हम कह रहे थे कि बिल्कुल क्लियर कट, जैसे कि बीजेपी को
क्या कहते हैं कि बिल्कुल क्लीन उससे वन साइडेड होगा, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ गए हैं। तो अभी हालांकि कांग्रेस का एज दिखाया जा रहा है या बोल रहे हैं, परसेप्शन यही लग रही है, बट आई थिंक इसमें वोटिंग अभी देखते हैं कितना होता है। बट अगर हम 2014 का जो मेरे ख्याल से 78% के आसपास उस टाइम वोटिंग रही थी, तो शायद उस हद तक तो ना जा सके। तो बट अभी तक तो रुझान जो ऐसा लग रहा है, इंडिकेशन के ये किसान वाला मुद्दा, जैसे प्रमोद जी ने कहा, ये काफी हावी रहा है। और इसमें एक चीज और है कि 2019 के जो रिजल्ट आए थे और उसमें जो एक जेजेपी ने मिलके, जो कि बीजेपी के अगेंस्ट जिन्होंने इलेक्शंस लड़ा था और बाद में मिल गए थे, उसको देख के मेरे ख्याल से जो वोटर्स के मन में एक ये भावना जरूर थी कि उन्होंने क्लियर कट डिसाइसिव गवर्नमेंट बनानी है। मुझे ये लगता है कि वो जो वोट शेयर था उन्होंने बहुत क्लियरली, मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है तो वो एक तरफ जाके किया, जिसका नुकसान ऑब्वियसली बीजेपी को शायद ज्यादा होगा। तो उन चीजों में देख के तो डेफिनेटली कांग्रेस का वो लग रहा है, बट आई थिंक हमें फिर भी वेट तो करना चाहिए अभी 8 तारीख का। लेकिन ये मुद्दे बहुत हावी रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक दलों से जुड़े मित्र भी जुड़े हुए हैं, और रश्मि जी आपके पास में आना चाहूंगा, हैट्रिक या हिट? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जोश है और विश्वास है भाजपा की रीति नीतियों पर, तो हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और हैट्रिक लगाएंगे। चलिए दिलीप जी, रश्मि जी खारिज कर रही हैं कि हिट विकेट नहीं होंगे, हैट्रिक लगाएंगे। चलिए पंगाल साहब का रुख जान लेते हैं। पंगाल साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर तीसरी बार भाजपा सत्ता से बाहर? बिल्कुल नहीं, ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और ये नारा सक्सेस होने जा रहा है हरियाणा के अंदर। और कम से कम भी 70 सीटों से कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बिल्कुल नहीं, आपके 70 सीटें हरियाणा में जीत के और कांग्रेस सत्ता में सरकार बना रही है। इनको गलतफहमी, ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखने भाजपा ही बंद करें, क्योंकि न किसान ने वोट किया, न कर्मचारी ने वोट किया, न सरपंचों ने वोट किया, किसी ने भी इनको वोट ही नहीं किया। कहां से सरकार बनाएंगे? जी पंगाल साहब, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ इन्होंने वोट ही नहीं, किसी जनता ने, किसी भी वर्ग ने इनको वोट ही नहीं किया। सरकार कहां से बनाएंगे? ये बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उन सपनों में खोए रहते हैं। ये भाजपा की सत्ता जा रही है और कांग्रेस सत्ता बना रही है। 70 सीट से भी ऊपर सीटें आएंगी। ये आएगी नहीं, कोई आधार ही नहीं है। पंगाल साहब, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि 70 सीट आएंगी? क्या मतलब ऐसा लग क्यों रहा है कि बीजेपी वो नहीं कर पाई तो आप करेंगे? ये सर हरियाणा की जनता बता रही है, किसी ने इनको वोट ही नहीं किया, ना कर्मचारी ने, ना। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करूं, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मत प्रतिशत, एक बम्पर वोटिंग होनी चाहिए थी। पिछली बार से ज्यादा मत प्रतिशत नहीं आ रहा है। सर मैं कहूँ, वो बीजेपी के लोगों ने वोट ही नहीं किया। इनके लोग घर बैठे रहे, वोट करने नहीं आए। ये कांग्रेस की वोटिंग हुई है। ओ रश्मि जी, आपने फिंगर दिखाई है। कह रहे हैं ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वोट करने नहीं आए? सारे भाजपाई ने ही वोट किया है और भाजपा को ही वोट किया। आप 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 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 उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस दिन इनको पता लग जाएगा कि ये सत्ता से बाहर बैठने जा रहे हैं। जनता ने इनको बाहर कर दिया है। आज वोटिंग करके सत्ता से बाहर कर दिया है। ये काम पक्का कर दिया है हरियाणा की जनता ने। गांधी जी फैक्ट्री लगाते रह जाएंगे जलेबी की। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार वापस। क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, किसान आंदोलन या फिर पहलवान वाला मामला? क्योंकि पहलवान वाले मामले में विनेश को टिकट तो दिया, लेकिन साक्षी कह रही है कि उसको एक कदम नहीं उठाना चाहिए था। यानी कि जो मूल जो मुद्दा था उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि बजरंग, ये 2-3 लोग ही थे, बजरंग चले कांग्रेस में चले गए, विनेश चले गए, तो उसका कुछ इम्पैक्ट रहा इस चुनाव में? देखो, किसान आंदोलन का तो पूरा इसमें इम्पैक्ट रहा।
लेकिन पहलवान का तो मुझे कहीं नजर आया नहीं। मैं पूरे हरियाणा में चुनाव के दौरान हमने वो किया। हाँ, उनकी एक सीट पर वो कर रही हैं, अपना मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही हैं। उसमें क्या है, बल्कि इनको उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने जो बजरंग पूनिया को किसान सेल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो वहाँ किसान जो लीडर और वो थे, वो बताया कि एक पहलवान को बनाया गया, किसान कम थे, किसी किसान को बनवाते, तो ये उनको बल्कि उल्टा पड़ा, तो उनको उसको वापस खींच लिया। ज्यादा बजरंग पूनिया का प्रयोग प्रचार में कांग्रेस ने नहीं किया किसानों के सामने, क्योंकि किसान तो यहाँ जबरदस्त मुद्दा है। वो तो संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्होंने तो गोलियां खाई है, लाठी खाई है, खून बहाया उनका, वो कैसे स्वीकार करेंगे? पहलवान जी तो अभी नए नए आए थे वो, तो पहलवान मुद्दा तो यहाँ बिल्कुल गौण रहा। हाँ, इसमें यहाँ एक मुद्दा और बड़ा चला कि जैसे शैलजा जी को के लिए जो टिप्पणी हो गई, एक उनको जातिगत पूरी तरह से बोल दिया, और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसको जबरदस्त बुलाया। ये पंगाल साहब के विधानसभा क्षेत्र से मुद्दा उठाए, तो जैसे टिकट मिला तो वहां उनको जाति सूचक शब्द बोल के उनको और गालियां टाइप इस तरह से बोल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ा बुलाया। अगर दलित वोट उस टिप्पणी पे चल गया, जैसे कि इनके क्षेत्र में नारनौंदीन का विधानसभा क्षेत्र सुरेंद्र पंगाल जी का, इनके क्षेत्र में वो मुद्दा चला और एससी वोट अगर नहीं पड़ा कांग्रेस को, तो इनके क्षेत्र में तो कांग्रेस गई। वो बड़े लीडर लड़ रहे हैं, अभिमन्यु जी चुनाव ऐसे भी। तो ये मुद्दा भी एक बहुत जबरदस्त चला कि भाई एससी का अपमान हुआ। तो ये बार बार फिर उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकर के थोड़ा ऐसा दर्शाया कि हो सकता है कि शैलजा जी सीएम बन जाए ताकि दलित वोट आ सके। उनको खड़गे जी ने बुलाया, उनको केक खिला रहे हैं जन्मदिन पे, तरह तरह का मतलब नाटक से करके पब्लिक के सामने फोटो पेश की गई कि भाई हम तो दलित का सम्मान कर रहे हैं। लास्ट में अशोक तंवर जो बुझे हुए लीडर हैं, उनका कोई मतलब नहीं, वो विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हार गए, अभी उनका दम नहीं है। पहले तो वो थे, उनको भी राहुल गांधी ने अपने स्टेज पे लाके शामिल किया, वो तो दलित को भुनाने के लिए, दलित वोटर को। तो दलित वोटर अगर छिटक गया होगा तो इनको मुश्किल आएगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस फिर भी प्लस रहेगी। फिर भी ये लग रहा है, अभी तक जो रुझान लोगों से बात हुई, आज हम भी पूरा 4-5 साढ़े 4 बजे तक घूमते हैं, तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही। बाकी तो कोई ऐसा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का वो जो है ही 2 लाख नौकरी का, और एक बड़ा मुद्दा इनका पेंशन का भी है बुजुर्गों का। बाकी और कैसा चला नहीं, ना सिलेंडर का चला, ना कोई उन्होंने हिंदी का चला। भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद जी, अग्निवीर का कितना असर रहा? अग्निवीर का कुछ असर दिखाई दिया यहाँ पे? यूथ में वही जुड़ गया, यूथ का जो मुद्दा है अग्निवीर का, जो बेरोजगारी 2 लाख नौकरी से जुड़ गया। लेकिन इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, लोकसभा चुनाव में संघ ने प्रचार नहीं किया था। संघ का जो इंद्र जी का बयान आपने सुना होगा, मोदी जी के लिए टिप्पणी, उस टाइम ऐसी चीजें हो रही थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में पिछले 7 दिन पहले संघ ने यहाँ काम शुरू कर दिया था। एक संघ के साथी बता रहे थे, वो प्रताप सिंह जी है जो भूपेंद्र यादव के चाचा हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो संघ के बड़े वो हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ काम शुरू हो गया था। और रात को 2 दिन पहले ये वो भी आया, बताया आदेश पुख्ता सूत्रों के उससे कि कांग्रेस ना जीते, जीतते को वोट दो। पूरे हरियाणा में ये भी चलाया गया। जी बिल्कुल। मैं चलिए आदित्य कांत जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी वापस आऊंगा आपके पास में। आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी फाइट माने, या कुछ सीट पे दूसरे लोग भी खेल बिगाड़ सकते हैं? हाँ, देखिए, कुछ सीटों पे शायद इंडिपेंडेंट्स का मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा कर सके, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकेगा कि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो चेंज कर दे। बट एक मुझे तो लगता है ये जो छोटी पार्टियों के बावजूद बजाय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं कुछ जगह पे, मुझे लग रहा है वो शायद थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकें। बट मुझे नहीं लगता कि इतना एक्स फैक्टर वो साबित हो पाएंगे कि पूरा का पूरा जो एक माहौल बना है, या जो जिस डायरेक्शंस में अभी तक इलेक्शंस जा रहे हैं उस डायरेक्शंस को एंटायरली चेंज कर सके, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और दूसरा, जैसे प्रमोद जी बात कर रहे थे, शैलजा वाला फैक्टर शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऐसा लग रहा था कि है, लेकिन अगर आप आज भी देखें, मेरे ख्याल से आज या पिछले 1-2 दिनों में भी शैलजा जी ने ये बयान दिया है कि वो अभी भी सीएम कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी में हैं, जो मुझे लगता है कि काफी एक सोचा समझा बयान दिया गया है या दिलवाया गया है, ताकि ये जो पूरा का पूरा वोट बैंक है हमारा, जाट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25% के आसपास है, और जो 20% दूसरा वोट है दलित वोट, ताकि वो कांग्रेस की तरफ से छिटक के कहीं दूसरी तरफ ना जाए।
तो मुझे नहीं लग रहा है, जैसे प्रमोद जी ने भी कहा है, कि वो वोट कहीं इधर उधर जाएगा। तो अभी तो कांग्रेस के, लेकिन वही है कि कांग्रेस ने अभी तक ऑफिशियली, सब लोग मान रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं अगर कांग्रेस आती है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस हमेशा करती है, अभी तक किसी ने भी उनको ऐसा कोई क्लियर कट ऊपर से नहीं कहा गया है कि हुड्डा जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने वो उसको खुला रखा हुआ है ऑप्शन को। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सैलजा वाला मामला मुझे लगता है कि जब आज वोट कास्ट करने के लिए गए थे वो, तो उस वक्त मीडिया ने पूछा और इस बात को बीजेपी ने कई बार कोशिश भी की कि स्वागत है सैलजा का बीजेपी में, या अन्याय दलित बेटी के साथ में हम नहीं सह सकते, सब कुछ चीजें चली। आज उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर आपका क्या मानना है कि बार बार बयान नहीं दिए जाते, एक बार दे चुके हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। बाकी तो पंगाल साहब बता सकते हैं कि पंगाल साहब क्या लग रहा है आपको कि दलितों ने वोट डाला है या फिर सर ये इलेक्शन जातिवाद पे नहीं था, ये धर्म पे नहीं था, ये जो प्रोपेगेंडा चलाती थी बीजेपी वो सब फेल हो चुके हैं। ये इलेक्शन था, एक वोट पड़ रहा था बीजेपी हराने का, एक वोट पड़ रहा था कांग्रेस को जिताने का। तो ये दोनों वोट आपके पास आ गए थे। ये बिल्कुल भी वोट डिवाइड नहीं हुआ। कांग्रेस तो है ही बीजेपी को हराने का और कांग्रेस को जिताने का वोट था। ये वोट क्लियर पड़ा है। रश्मि जी आ रहा हूँ, रश्मि जी प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। ये सर क्लियर मैसेज था जनता के बीच में कि भाई हमने बीजेपी को भगाना है। बस 10 साल हो गए इन्होंने लूट मचाई, इन्होंने अत्याचार किया है जनता पे। इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने पीटा नहीं। इन्होंने पहलवानों को घसीटा, अग्निवीर को शोषण किया, युवाओं का रोजगार के नाम पे शोषण किया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका शोषण बीजेपी ने नहीं किया। इसलिए एक क्लियर मैसेज था कि बीजेपी से छुटकारा चाहती है हरियाणा की जनता, और वो बीजेपी का से छुटकारा दिला दिया आज वोटिंग करके। तो डबल इंजन की सरकार का दावा आप फेल कर रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार का, रश्मि जी आऊंगा आपके पास में। पंगाल साहब आप डबल इंजन की सरकार का दावा फेल कर रहे हैं। नहीं, इंजन है ही नहीं सर इनके। ये इंजन का तो दिखावा करते हैं, जुमले हैं। इंजन कुछ नहीं है इन पे, सब जुमला है इनपे। चलिए रश्मि जी देंगे इसका जवाब। कहीं 15 लाख खाते का जुमला था, कहीं 2 करोड़ रोजगार का जुमला था। इन्होंने खुद साबित किया है। ये जुमले फेंकते हैं, वो जुमलों को समझ चुकी है। वो हमारा संकल्प था जो पूरे भारतवर्ष की जनता इनके जुमलों से बाहर आ चुकी है। और अब क्लियर मैसेज है कि बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लाना है। ये क्लियर मैसेज है। हमारे मुख्यमंत्री और जनता के बीच जाते हैं, राहुल गांधी जी की तरह नहीं है जिनको पता ही नहीं है, बेसिक चीजों का नॉलेज तक नहीं है। जब तक वो स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं तब तक तो उनके बिल्कुल भी डायलॉग ठीक रहते हैं, और जैसे स्क्रिप्ट से हटते हैं वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने लगते हैं और आलू से सोना निकालने लगते हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जी आपके नेताओं की तरह मंदिर मस्जिद नहीं करते। वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपके बहुत से नेता ऐसे सवार हैं, उन्होंने तो राम जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो उस चोले में के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अशांति फैलाते हैं, डराने का काम करते हैं। कांग्रेस तो आने से रही, बिल्कुल भी नहीं। हमारे नेता बिल्कुल मोहब्बत की। पंगाल साहब रश्मि जी एक सवाल है मेरा आपसे। रश्मि जी एक सवाल है मेरा। राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट रहा? डेवलपमेंट ज्यादा कारगर रहा है या राम मंदिर का मुद्दा? देखिए, मुद्दे तो सभी कारगर रहते हैं। राम मंदिर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना देश को आगे बढ़ाना, जितना देश की अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह से कोविड में माननीय मोदी जी ने जिस तरह से कोप अप किया, कोवैक्सीन हमारे रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई और मुफ्त में सबको लगाई गई। कांग्रेस की सरकार होती तो डिजास्टर हो जाता देश में, और ये सब जानते हैं, कांग्रेसी भी जानते हैं इस बात को। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, हाईवेज के ऊपर इतना काम हुआ है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। सोचिए, युद्ध को रोक कर हमारे नागरिक वापस आते हैं, छात्र वापस आते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी जातियों में बांट के हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप डॉक्टर हैं, आप बताइए, कोविड ताली बजाने से दूर होता है या हॉस्पिटल में जाने से दूर होता है?
मंदिर से कभी किसी का भला नहीं होता, मंदिर से सिर्फ पुजारियों का भला होता है। आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि बीमारी का इलाज हो। देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, बाहर दुनिया उनकी तरफ देख रही है, तारीफ कर रही है, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दे रही है। राम मंदिर राहुल गांधी जाके अपने देश को ही गाली दे रहे हैं। राम जी के नाम से आपने एग्जिट पोल देख रहा हूँ अभी किसी दूसरे चैनल पे। मैं दोनों से पूछना चाहूंगा आपसे, बंगाल साहब से और रश्मि जी से भी। रश्मि जी, कुछ एग्जिट पोल से अभी जो संकेत सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो आ रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार बनाती दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी प्रमोद जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो एग्जिट पोल खारिज कर रही हैं आप? एग्जिट पोल खारिज कर बिल्कुल खारिज कर रही हूँ। 8 तारीख को आप देख लीजिएगा, हरियाणा में भाजपा की ही सरकार बनेगी। चलिए अब 8 तारीख को दिखाई आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल क्या बंगाल साहब एग्जिट पोल पे यकीन कर रहे हैं क्या आप भी कि एग्जिट पोल आप इंतजार करिए, सभी जनता ने भी तय कर दिया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रश्मि जी एक बार बंगाल साहब मेरा सवाल सुनिए, बंगाल साहब एक बार मेरा सवाल कांग्रेस को नहीं चुनेगी। रश्मि जी 8 तारीख के लिए भी एनर्जी बचा के रखिए कुछ। मैं बंगाल साहब आपके पास में आना चाहूँ, आप भी एग्जिट मैं ये कह रहा सर 8 तारीख को सरकार बनाएगी कांग्रेस, उसके बाद डॉक्टर साहब को भी, आपको भी, सबको मिठाई खिलाने आएंगे। तो एग्जिट पोल पे क्या कहना आपका? प्रमोद जी को भी, सभी को, प्रमोद जी को भी और आदित्य जी को भी, सभी को आपको भी मिठाई खिलाएंगे भाजपा की विजय की। एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका एग्जिट पोल पे। बंगाल साहब जी सर, एग्जिट पोल को मानते हैं? आपकी बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल से भी आगे सीटें बढ़ेंगी, एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके जा रही है। अच्छा, तो आप एग्जिट पोल पे यकीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसे खारिज कर रहे हैं? पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। अच्छा, आपके पक्ष में है तो यकीन है, और रश्मि जी के पक्ष में है तो रश्मि जी को यकीन। सवाल उठा देते हैं। चलिए, खैर आप सही कह रहे हैं कि 8 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। 8 तारीख को किस तरह के परिणाम सामने आते हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट क्या कुछ लेकर के आएंगे। बात केवल हरियाणा की नहीं है, हरियाणा क्योंकि एनसीआर से लगता हुआ है, बड़ा एक संपन्न राज्य है, वहां की अपनी पॉलिटिक्स को चौधराहट कहते हैं, वो अपना एक अलग अंदाज से चलती है। वहां के इलेक्शन भी खाप हो, चाहे वहां के हर व्यक्ति हो, वहां की पब्लिक भी हिसाब चूकता स्टेज के पास ही खड़े होकर करती है, उधार नहीं रखती है कि आपने वो वादा किया था। नेता बड़े सोच समझ के बोलते हैं वहां पे कि मैं आज जो कमिटमेंट करके जा रहा हूं, अगर उसमें कुछ भी नहीं किया तो अगली बार आने के साथ ही पूछेंगे नेताजी उसका क्या हुआ। लोग स्टेज पे चढ़ के भी पूछ लेते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। वहां पे बिंदास टाइप के लोग हैं, वहां की अपनी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 370 के रिमूव करने के बाद में पहली बार चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो वो भी सबकी निगाहें टिकी, और केवल भारत की नहीं दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि वहां क्या रहेगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वर्स भी दुनिया के कई मुल्कों से पहुंचे थे। तो देखना होगा, बड़ा रोचक होगा। और 8 तारीख तक के लिए ये भाग्य का जो पिटारा खुलेगा उसका हमें इंतजार करना होगा। तब तक मुझे लगता है कि इसी तरह से बहस चलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन जीत के आएगा, कौन हार के आएगा। कई तो जैसे मैंने कहा कि मंत्रिमंडल बना डालेंगे इस बीच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।